देखो भाई, हम लोग अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन फ्रॉम आयरन ऑक्साइड कैसे करेंगे। वही हमें चार मेन स्टेप्स की जो स्टडी करनी थी बच्चों, कि सबसे पहले क्रशिंग, देन कंसंट्रेशन, फिर बेटा क्रूड मेटल को बाहर निकालना था कंसंट्रेटेड ओर से। तो कल हमने क्रशिंग देख लिया था, कंसंट्रेशन देख लिया था और कैलकुलेशन देख लिया था, है ना। प्रोसेस बीच में रहा हुआ था, लेकिन नोट्स जो मैंने आपको कल प्रोवाइड किए थे वो कंप्लीट प्रोसेस के थे बेटा, है ना। और आई होप आपने थोड़ा बहुत रीड भी करके देखे होंगे, नहीं तो आज उनकी हमें बहुत ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, अब हमारा क्रशिंग होने के बाद जब मैंने आयरन ऑक्साइड को, हेमेटाइट से हम लोग आयरन निकाल रहे थे बच्चे, तो जब हमने उसको क्रश कर दिया, कंसंट्रेट कर दिया, उसका कैलकुलेशन कर दिया, इन तीनों प्रोसेस के बाद अब मेरी जो नेक्स्ट प्रोसेस है दैट इज स्मेल्टिंग। अब हमें उस कैल्केनाइड ओर का क्या करना है, स्मेल्टिंग करना है। और स्मेल्टिंग आपको पता है बच्चे क्या होता है, हमें आयरन ऑक्साइड को रिड्यूस करना है इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बन या विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो ये जो स्मेल्टिंग है ना भाई, ये स्मेल्टिंग ब्लास्ट फर्नेस में की जाती है। ये दूसरी टाइप की फर्नेस हमारे पास आई है। अब तक रिवर्टिबिटरी फर्नेस आई थी, अब ये दूसरी टाइप की फर्नेस आई है, दैट इज ब्लास्ट फर्नेस। इसका डायग्राम कल आपके नोट्स में था, है ना बेटा। तो स्मेल्टिंग देखो क्या होता है, द कैल्केनाइड ओर इज रिड्यूस्ड विद कार्बन। करना क्या है स्मेल्टिंग में, कैल्केनाइड ओर जो होगी, जो लास्ट टाइप हमने किया था कैल्कुलेशन, उस ओर को रिड्यूस करना है विद कार्बन। स्मेल्टेड इन ए ब्लास्ट फर्नेस, किसमें, एक ब्लास्ट फर्नेस में। इट इज ए टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस। कैसी फर्नेस होती है बेटा ये, टॉल सिलेंड्रिकल फर्नेस मेड अप ऑफ स्टील एंड लाइंड इनसाइड विद फायर ब्रिक्स। ठीक है बेटा। इट इज स्लाइटली नैरो एट द टॉप एंड अगेन एट द बॉटम। ऊपर से भी नैरो होती है, ठीक है, ऊपर से भी नैरो होती हुई आएगी। फिर ये बेटा आपकी एंड से भी नैरो होती है, कुछ इस टाइप का। इसका रफ डायग्राम बता रहा हूं मैं आपका। ये एंड से भी नैरो मिलेगी, ऊपर से भी आपको नैरो मिलेगी। मैं एक सिंपल सा बढ़िया सा एग्जांपल देता हूं आपको ब्लास्ट फर्नेस का। जो ईंटें निकालने वाला जो भट्ठा होता है ना, एक तरह से वैसी ही होती है आपकी ब्लास्ट फर्नेस, है ना। नॉट कंप्लीटली, मैं बता देता हूं आपको, कंप्लीटली नहीं, पर उसी तरह से जिसमें टेम्परेचर के भी जोन बने हुए होते हैं, वैसे भी इसमें आपके बहुत सारे जोन होते हैं। बट आप इतना याद रखोगे कि ऊपर से भी नैरो है और नीचे से भी नैरो है। दिस फैसिलिटेट्स द प्रॉपर फ्लो ऑफ मटेरियल। The furnace is provided with a double cup and cone arrangement which helps to feed the charge from the top without letting any gases from inside to escape. Near the top, furnace is also provided with an outlet for waste gases. At the base, the furnace is provided with small pipe called tuyers. TUYERES. स्मॉल पाइप लगे होते हैं बेटा, जिसको क्या बोलते हैं, बेस के ऊपर लगे हुए होते हैं स्मॉल पाइप्स। यहां पे लगे हुए मिलेंगे आपको इस टाइप से, जिनको हम क्या बोलेंगे, ट्यूयर्स बोलेंगे, TUYERES, थ्रू विच ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज एडमिटेड। जिसकी हेल्प से हम हॉट एयर को एडमिट करेंगे अंदर, है ना, हॉट एयर को अंदर डाल सकेंगे। ए टैपिंग होल फॉर विड्रॉइंग मोल्टन आयरन। एक टैपिंग होल होगा आपका यहाँ पे एंड पे ही, है ना। यहाँ पे आपको एक टैपिंग होल मिलेगा, यहां से यूं निकला हुआ, जिसकी हेल्प से हम लोग क्या करेंगे, मोल्टन आयरन को बाहर निकालेंगे, है ना। एंड ए स्लैग होल फॉर विड्रॉइंग स्लैग। और यहां पे एक और होल होगा जिससे मैं क्या बाहर निकालूंगा, स्लैग बाहर निकालूंगा। आपको पता है स्लैग कब बनेगा, जब फ्लक्स और गैंग आपके मिल जाते हैं, मतलब एक तरह से इम्प्योरिटी फ्लक्स के साथ मिलके यहां से बाहर आएंगी इन द फॉर्म ऑफ स्लैग। और यहां पे आपका, यहां से आपका मोल्टन आयरन बाहर आएगा बच्चे, ठीक है बेटा। और ये इसने क्या कहा था कि ये आपके अंदर इसके ब्रिक्स लगी हुई होती हैं, ईंटें लगी हुई होती हैं, आयरन जो स्टील है उसकी भी कवरिंग होती है बेटा, ठीक है। यहां पे ईंटें लगी हुई होंगी, स्टील की भी कवरिंग होगी। तो इस टाइप का कुछ रफ सा डायग्राम इसका है, बट आपको सिर्फ और सिर्फ इसके डायग्राम में क्या क्या होता है वो ध्यान रखना है। प्रॉपर डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, ना कहीं पूछा जाता है, ना बोर्ड में पूछा जाता है, ना कंपटीशन में पूछा जाता है बेटा, है ना। अगर हम किसी IIT के स्पेशली नोट्स को उठा के बात करें, मैं थोड़ा बोर्ड लेवल से आपके टॉपिक को उठाने की कोशिश करता हूं, इसलिए इस डायग्राम की स्टडी करा रहा हूं बेटा। अदरवाइज अगर हम बात करें कि हम किसी सीधे IIT एडवांस के नोट्स को उठाएं तो उसमें आपको डायग्राम मिलेगा भी नहीं,
है ना। तो आपको सिर्फ इस डायग्राम में ये याद रखना है बेटा, मैंने क्या क्या बताया, ऊपर से भी कोन शेप, नीचे से भी कोन शेप, ट्यूयर्स लगे होते हैं, मोल्टन आयरन के लिए होल होता है, स्लैग के लिए होल होता है, नथिंग एल्स। ठीक है बेटा, तो आपको ये सब बातें ध्यान रखनी है इसमें। ए ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इज प्री हीटेड टू अबाउट 1000 Kelvin इज ब्लोन इनटू द फर्नेस थ्रू ट्यूयर्स। द एडिड कॉक serves both as a fuel as well as a reducing agent inside added limestone act as the basic flux। इसने देखो ये चीजें आपको याद रखनी है कि जो स्लैग यहां से बाहर निकलेगा, स्लैग किसके साथ मिलेगा, जब स्लैग कब बनेगा बेटा, जब फ्लक्स के साथ गैंग मिलेगा। गैंग तो आपकी हो गई इंप्योरिटीज, तो यहां पे जो हम बेसिक फ्लक्स यूज करते हैं, बेसिक फ्लक्स क्यों यूज करेंगे, क्योंकि इंप्योरिटीज मेरी कैसी होंगी, एसिडिक इन नेचर। तो यहां पे लाइमस्टोन जो होता है, लाइमस्टोन एक्ट एज द बेसिक फ्लक्स, आपको ये याद रखना है। दूसरा, जो हम कोक लेंगे, जो एक तरह से मैं कह दूं कार्बन जो लेंगे, वो कार्बन क्या करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा, क्योंकि स्मेल्टिंग तभी होगी जब आपका आयरन ऑक्साइड किसके प्रेजेंस में रिड्यूस हो, कोक की प्रेजेंस में रिड्यूस हो बच्चे। तो ये एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी काम करेगा, साथ में एज ए फ्यूल भी काम करेगा, है ना। आपको बस ये थोड़ी सी बातें ध्यान रखनी है, उससे ज्यादा नहीं। एंड द टेम्परेचर नियर द टॉप ऑफ द फर्नेस इज अराउंड 5 to 3 Kelvin। फर्नेस के टॉप के पास जो टेम्परेचर होगा वो 523 केल्विन के अप्रोक्स होगा, और बेटा जो नियर द बॉटम इज अराउंड 2170 केल्विन। बॉटम पे आपका जो टेम्परेचर होगा दैट विल बी 2170 केल्विन के अप्रोक्स, और टॉप ऑफ द फर्नेस पे जो टेम्परेचर होगा दैट इज 5 to 3 केल्विन के अप्रोक्स। मैं आपको एक बात बता दूं, आपकी जो ब्लास्ट फर्नेस होती है उसमें टेम्परेचर जोन बने हुए होते हैं बेटा, बहुत सारे जोन बने हुए होते हैं जिनमें आपका टेम्परेचर डिफरेंट डिफरेंट होता है, और उस डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर जोन में आपकी डिफरेंट डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड होती हैं। वो केमिकल रिएक्शंस आपको याद रखनी है और कुछ नहीं। मैं एक बार फिर पूरी ब्लास्ट फर्नेस को रिकैप करा दूं, ऊपर से भी कॉनिकल, नीचे से भी कॉनिकल, मोल्टन आयरन का होल, स्लैग का होल, है ना। फ्लक्स आपका बेसिक फ्लक्स यूज होता है दैट इज लाइमस्टोन, आपका फ्यूल कोक होता है, रिड्यूसिंग एजेंट भी कोक होता है, टेम्परेचर नीचे 2170 केल्विन होता है, ऊपर 523 केल्विन होता है बेटा, है ना। आपकी ब्रिक्स और स्टील की बाउंड्री होती है इसकी, ठीक है भाई। ट्यूयर्स लगे होते हैं हॉट एयर को अंदर ब्लास्ट करने के लिए। अब दूसरी बात, इसमें टेम्परेचर जोन बने हुए होते हैं, वो हम अभी पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक आपको इसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतना ही ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ भी ध्यान नहीं रखना है ना। और मैं आपको एक बात बता दूं, बोर्ड में जो इसके ऊपर रिएक्शंस वगैरह पूछी हुई है वो इसके जोन्स में, डिफरेंट डिफरेंट जोन्स में होने वाली डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस पूछी हुई है। ब्लास्ट फर्नेस के ऊपर बोर्ड में हमारा अब तक यही क्वेश्चन आया है, जो कि बार बार रिपीट भी हुआ है ना। तो आपको रिएक्शंस को याद रखना है, ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग को दिमाग में घुसाने की जरूरत नहीं है। पढ़ने के लिए बहुत सी चीजें हमारे पास बेटा, है ना। वाहियात की चीजें दिमाग में क्यों डालें, दिमाग को थोड़ा बहुत खाली भी तो रखना है ना। तो अब तो टेम्परेचर आपको क्लियर हो गया है, नीचे 2170 केल्विन के आसपास रहेगा, ऊपर 523 केल्विन के आसपास बेटा टेम्परेचर रहेगा। थ्योरी ऑफ रिडक्शन प्रोसेस अगर हम इसमें देखें तो थर्मोडायनेमिक्स हेल्प अस टू अंडरस्टैंड हाउ कोक रिड्यूसेस फ्रॉम आयरन ऑक्साइड टू आयरन। थर्मोडायनेमिक्स में हमने यही पढ़ा है कि आयरन ऑक्साइड को आयरन में कोक कैसे रिड्यूस करता है। इनफैक्ट आयरन ऑक्साइड इज रिड्यूस टू आयरन मेनली बाय CO। एक्चुअल में जो आयरन ऑक्साइड आयरन में रिड्यूस होता है वो किसकी हेल्प से होता है बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड की हेल्प से होता है। थ्रो परहैप्स सम रिडक्शन बाय कार्बन आल्सो टेक प्लेस। मतलब सीधी सी बात है, रिएक्शन में कहानी निपटाते हैं, होता क्या है, आयरन ऑक्साइड होगा, फेरस ऑक्साइड है मेरे भाई, है ना, किसके साथ रिएक्ट करेगा, कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Fe+CO। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा भाई, Fe+CO में कन्वर्ट हो जाएगा। और मैं अकेला इसमें रिडक्शन निकाल के देखूं कि रिडक्शन कहां पे हुआ है, तो रिडक्शन कहां पे हुआ है भाई, जब FeO को अगर मैं किसमें तोड़ दूं, Fe+12O2 में। इस रिएक्शन को मैं दो रिएक्शंस में डिवाइड कर रहा हूं, Fe+12O2। अब ये जो ½ है ये कार्बन के साथ जाके मिलेगा और क्या बना लेगा, CO। ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस है, ऊपर वाला रिडक्शन प्रोसेस है, ठीक है बेटा। और टोटल ऊपर वाला जो है ये स्मेल्टिंग प्रोसेस है आपका। तो ये प्रोसेस कैसे हुआ, FeO पहले किसमें टूटा, Fe+12O2 में, फिर कार्बन ने इस ½ को लिया और किसमें कन्वर्ट हो गया, CO में। तो इसका मतलब कार्बन यहाँ पे मेरा कौन सा एजेंट है भाई, रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि कार्बन का क्या हो रहा है भाई, कार्बन का क्या हो रहा है यहाँ पे, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो एजेंट कौन सा होगा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो हमने एक तरह से आयरन ऑक्साइड को आयरन में कन्वर्ट कर दिया विद द हेल्प ऑफ कार्बन। तो प्रोसेस कौन सा हो गया बच्चे, स्मेल्टिंग हो गया। कौन सा हो गया, स्मेल्टिंग हो गया। अब डिस्कस करते हैं इनकी डेल्टा जी के बारे में। तो इनकी डेल्टा जी की अगर मैं बात करूं तो ये कह रहा है कि डेल्टा जी नोड कौन सी रिएक्शन के लिए,
कार्बन चेंजेस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड, इस रिएक्शन के लिए कार्बन C, CO यूं लिखते हैं नीचे, कार्बन चेंजेस इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस डेल्टा जी नोड FeO चेंजेस इनटू Fe विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन का डेल्टा जी नोड आपका ये होगा। इन दोनों रिएक्शंस के डेल्टा जी को मैं ऐड कर दूं, ओवरऑल का आपका डेल्टा जी ये होगा। और हम इसको यूं भी लिख सकते हैं बेटा, कंफ्यूज नहीं होना है, डेल्टा जी नोड कार्बन कॉमा कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब C चेंजेस इनटू CO माइनस डेल्टा जी नोड Fe चेंजेस इनटू FeO। देखना मैंने रिएक्शन को उल्टा कर दिया यहाँ पे FeO चेंजेस इनटू Fe हो रहा था तो मैंने प्लस का साइन लेके लिखा था। अगर उल्टी रिएक्शन ले लूं मैं, डेल्टा जी इसके लिए उल्टा लूं तो प्लस क्या हो जाएगा बेटा, माइनस हो जाएगा, विल बी इक्वल टू डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन। तो इन दोनों फॉर्मूला में आपको कंफ्यूज नहीं होना है, कहीं पे भी माइनस यूज किया है, रिएक्शन को पलट दिया है, सीधी सी बात है। ठीक है भाई, तो ऑब्वियसली अगर ये रिएक्शन प्रोसीड हो रही है मेरे भाई, तो इसका मतलब सीधी सी बात है कि जो डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन होगा ये क्या होगा, आपको पता है नेगेटिव होगा, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी, है ना। तो आपको सिर्फ क्या दिखाना है, अगर स्मेल्टिंग की प्रोसेस पूछी जाए तो भाई कि क्या ब्लास्ट फर्नेस क्या होती है, उसकी स्ट्रक्चर बताओगे और स्पेशली ये रिएक्शंस बताओगे कि कैसे ये होती है, उसकी डेल्टा जी को हम लोग यू एक्सप्लेन करेंगे और बताओगे कि जो डेल्टा जी नोड ऑफ रिएक्शन आएगी वो क्या आएगी भाई, नेगेटिव आएगी, तभी रिएक्शन क्या होगी, फिजिबल होगी। अब अगर हम लोग इनके टेम्परेचर की बात करते हैं कि ये किस टेम्परेचर पर रिएक्शन आपकी फिजिबल होगी भाई, तो टेम्परेचर की बात करें तो वहां पे हमें जरूरत पड़ेगी एलिंगम डायग्राम की। डेल्टा जी नोड भी एलिंगम डायग्राम से निकाल सकते हैं बच्चे। डेल्टा जी यहां पे इसकी जरूरत पड़ेगी, ये आपकी कार्बन की लाइन है 2C प्लस O2 चेंजेस इनटू 2CO। ठीक है भाई, ये आपकी Fe की लाइन है 2Fe प्लस O2 चेंजेस इनटू 2FeO। ठीक है, और ये आपकी कार्बन मोनोऑक्साइड की एक लाइन और लगा रहा हूं मैं यहां पे, जो है आपकी 2CO प्लस O2 चेंजेस इनटू CO2। ठीक है, उसकी हमें इतनी ज्यादा जरूरत है नहीं। मैंने आपको क्या बताया था, ऊपर वाली नीचे वाली को इजीली रिड्यूस कर सकती है। तो ऊपर वाला देखो कार्बन का लाइन है कि नहीं, 2C प्लस O2 चेंजेस इनटू 2CO, ऊपर वाला एक कार्बन का लाइन है। इसका मतलब कार्बन वाला आयरन वाले को क्या कर सकता है भाई, इजीली रिड्यूस कर सकता है। कितने टेम्परेचर पे कर सकता है, ये आपका जहां पे ये सारी लाइनें मिल रही हैं उससे नीचे देखो कितने टेम्परेचर पे कट कर रहा है बेटा, ये ग्राफ में आपका 1073 केल्विन के ऊपर कट करेगा, है ना, 1073 केल्विन के ऊपर कट करेगा। इसका मतलब क्या है कि एट अप्रोक्सीमेटली 1073 केल्विन और अबोव द कार्बन मोनोऑक्साइड लाइन इज मच बिलो द FeO लाइन। दिस मीन्स दैट कि जो डेल्टा जी नोड होगी Fe चेंजेस इनटू Fe होगी वो ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन टू डेल्टा जी नोड ऑफ कार्बन CO। मतलब इसने क्या कहा है कि ये वाली आपकी जो डेल्टा जी नोड होगी दैट इज Fe चेंजेस इनटू FeO, वो बहुत ज्यादा होगी इन द कंपैरिजन टू दिस। अब ये बहुत ज्यादा होगी तो ओवरऑल वैल्यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा भाई। ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आएगा तो रिएक्शन फिजिबल होगी, है ना। और इन अदर वर्ड्स वी कैन से सिंपली एट 1073 केल्विन और अबोव कोक विल रिड्यूस FeO चेंजेस इनटू Fe एंड इटसेल्फ विल बी ऑक्सीडाइज्ड टू CO। ये कह रहा है कि इस टेम्परेचर के ऊपर या इससे ज्यादा टेम्परेचर पे कोक जो है मतलब कार्बन जो है वो आयरन ऑक्साइड को आयरन में इजीली रिड्यूस कर देगा और खुद ऑक्सीजन के साथ कंबाइन होकर कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेगा। इसका मतलब सीधी सी बात क्या है, सिंपल लैंग्वेज में आते हैं, जहां पे ये लाइनें कट करती हैं आपस में एक दूसरे को क्रॉस करती हैं, उस टेम्परेचर पे या उस टेम्परेचर से ज्यादा पे हम लोग उसको क्या कर सकते हैं मेरे भाई, रिड्यूस करा सकते हैं। उससे कम टेम्परेचर पे रिड्यूस कराना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है ना, टेम्परेचर जितना बढ़ाता जाओगे डेल्टा जी नेगेटिव उतना ही ज्यादा होता जाएगा, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूं, है ना। तो इसका मतलब इस टेम्परेचर पे या इससे ज्यादा टेम्परेचर पे रिड्यूस करा सकते हैं। जितने भी कहानी बताई है ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, डेल्टा जी नोट नेगेटिव आना चाहिए, है ना, तभी रिएक्शन फिजिबल होगी। टेम्परेचर पूछे एलिंगम डायग्राम में देखोगे लाइनें कहां पे क्रॉस हो रही है, उस टेम्परेचर पे या उससे ज्यादा टेम्परेचर पे इनको क्या करा सकते हैं, रिड्यूस करा सकते हैं। ठीक है भाई, उसके बाद पढ़ते हैं, अभी हमने क्या बताया कि स्मेल्टिंग एक्चुअल में होता क्या है, डेल्टा जी नोट कैसे निकालते हैं और आपका टेम्परेचर कैसे चेक करेंगे। ठीक है, जिक्र चल रहा था ब्लास्ट फर्नेस का, जिसमें मैंने आपको बताया ज्यादा चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ जोन में होने वाली रिएक्शंस को ध्यान रखने की जरूरत है। तो मैं आपको इसके जोन बता देता हूं कौन कौन से हैं। टेम्परेचर आपको पता है बेटा, जो बॉटम टेम्परेचर होगा, जो मैं अभी आपको बता रहा था, बॉटम में टेम्परेचर कितना होगा बेटा 2170 केल्विन और टॉप पे कितना होगा 523 केल्विन। तो हम ब्लास्ट फर्नेस के जो बहुत सारे जोन होते हैं वो बताते हैं अभी।
एक होता है जोन ऑफ कंबशन, एक होता है बेटा जोन ऑफ कंबशन, ठीक है। जोन ऑफ कंबशन में हमें क्या करना है, कौन सी रिएक्शन होगी वो देखेंगे। एक होता है आपका जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन, जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन, ये आपके सब ब्लास्ट फर्नेस के जोन है, नोट्स में अच्छे से बताए हुए हैं। नेक्स्ट होता है बेटा जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, ठीक है भाई। आपके तीन हो गए, जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन। एक होता है जोन ऑफ रिडक्शन, ठीक है भाई, जोन ऑफ रिडक्शन, और एक होता है बेटा आपका जोन ऑफ फ्यूजन। ये 5 जोन आपको भाई याद रखने हैं, ठीक है। जोन ऑफ फ्यूजन, जोन ऑफ रिडक्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन एंड जोन ऑफ कंबशन। इनमें होने वाली अब एक एक रिएक्शन को हम लोग देखेंगे, इनमें कौन कौन सी रिएक्शंस कैसे प्रोसीड होती हैं। जोन ऑफ कंबशन क्या है बेटा, नियर द ट्यूयर्स कोक बर्न्स टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। जो आपका सबसे बॉटम वाला पार्ट था ब्लास्ट फर्नेस में, उसके पास में जोन ऑफ कंबशन में क्या होगा, कार्बन ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके CO2 बनाएगा, नथिंग एल्स, ठीक है। डेल्टा एच अगर आप इसके लिए याद रखते हो तो डेल्टा एच होगी -393.3 किलो जूल। याद रखो तो बढ़िया चीज है, ना रखो तो कोई ज्यादा बेकार चीज है नहीं। यहाँ पे सिर्फ आपको जोन्स की रिएक्शंस को ध्यान रखना है, उससे ज्यादा कुछ ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन में क्या होगा, दिस इज लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस एंड द टेम्परेचर हियर इज बिटवीन 423 से 1673 केल्विन। जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन में 423 से 1673 केल्विन के आसपास टेम्परेचर होता है, ये टेम्परेचर रेंज है। एज CO2 फॉर्म नियर ट्यूयर्स मूव अप, अब जैसे ही जोन ऑफ कंबशन में आपकी जो सबसे नीचे वाला जोन था उसमें जो CO2 बनी वो धीरे धीरे गैस है तो ऊपर आएगी भाई, है ना। इट मीट्स द डिसेंडिंग चार्ज, the coke present in the charge reduces CO2 to CO। और क्या होगा, जैसे ही वो CO2 उठ के ऊपर आएगी, वो CO2 कार्बन के साथ कंबाइन होके किस में रिड्यूस हो जाएगी, कार्बन मोनोऑक्साइड में रिड्यूस हो जाएगी। ये दूसरी रिएक्शन होगी आपकी जोन ऑफ हीट एड्जॉर्प्शन में। उसके बाद जो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन है उसमें क्या होगा, इट इज द मिडल पार्ट ऑफ द फर्नेस, द टेम्परेचर हेयर इज अराउंड 1123 केल्विन। इसके आसपास टेम्परेचर, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में टेम्परेचर कितना है भाई, 1123 केल्विन। इन दिस रीजन लाइमस्टोन डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO एंड CO2। यहाँ पे जो आपका लाइमस्टोन था वो डिकम्पोज होगा पहले, मतलब जो लाइमस्टोन मींस जो CaCO3 था, जो मैं एज ए बेसिक फ्लक्स इसको यूज करने वाला था, ये डिकम्पोज होगा बेटा 1123 केल्विन पे, और ये किस में टूटेगा, CaO प्लस CO2 में टूटेगा, है ना। और बाद में जो आपका ये CO है ये एज ए बेसिक फ्लक्स काम करेगा, आपकी इंप्योरिटीज, सिलिकॉन ऑक्साइड इंप्योरिटीज के साथ मिलेगा और क्या बना लेगा, कैल्शियम सिलिकेट बना लेगा, दैट इज CaSiO3, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्लैग। जो मैंने आपको एक स्लैग होल बताया था उसमें से बाहर निकल जाएगा। तो जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन में आपको क्या ध्यान रखना है, टेम्परेचर 1123 केल्विन, लाइमस्टोन टूटेगा CO में, और CO आपकी गैंग के साथ मिलके, ये फ्लक्स है, ये गैंग है, CO आपका गैंग के साथ मिलके क्या करेगा भाई, आपका स्लैग बना लेगा। उसके बाद है भाई जोन ऑफ रिडक्शन। जोन ऑफ रिडक्शन में क्या होने वाला है, जोन ऑफ रिडक्शन में देखते हैं, दिस इज द अपर पार्ट ऑफ द फर्नेस, ये फर्नेस का ऊपर वाला पार्ट है। द टेम्परेचर हेयर इज बिटवीन 500 से 900 केल्विन। यहाँ पे टेम्परेचर लगभग 500 से 900 केल्विन के आसपास होता है। वो 523 वाला जो, मतलब 523 बोल लो, 500 बोल लो, अप्रोक्स यही है, 500 से 900 केल्विन के आसपास होता है। Here the ore are reduced to Fe by CO, और इसी में जो आपकी ओर है वो Fe में रिड्यूस होती है विद द हेल्प ऑफ CO, है ना। इसकी रिएक्शन मैं आपको बता दे रहा हूं, जोन ऑफ रिडक्शन में कौन कौन सी रिएक्शन होती है भाई, ज्यादा है थोड़ी सी। तो जोन ऑफ रिडक्शन में देखो क्या क्या होता है, आपकी असली आयरन यहीं से बाहर मिलेगी हमें, है ना। क्या होगा बेटा, सबसे पहले मेरे पास आयरन ऑक्साइड होगा, Fe2O3 रिएक्ट करेगा CO के साथ और बनाएगा Fe3O4, ठीक है। वो फेरस से फेरिक वाली बात जो हम कल बता रहे थे वो यहां पे आप देख सकते हो। अब ये Fe3O4 जो है ये क्या करेगा, फिर से कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा आपका Fe+4CO2, ठीक है। यहां पे आयरन बाहर निकला है, Fe बना है। और हम ये भी कह सकते हैं कि Fe2O3 को अगर डायरेक्ट मैं यहां पे कम क्वांटिटी लेके CO के साथ रिएक्ट करा दूं,
टेम्परेचर रेंज का डिफरेंस रहेगा। Fe2O3 को यहाँ पे अगर मैं कार्बन के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ जो रिएक्ट कराया और Fe3O4 बना, यहाँ पे टेम्परेचर आपका 573 से 673 केल्विन रहेगा। सेम रिएक्टेंट के साथ अगर रिएक्शन में 773 से 873 केल्विन पे करा दूं तो ये FeO में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? FeO प्लस CO2। सारा टेम्परेचर का लफड़ा है ब्लास्ट फर्नेस में और कुछ भी नहीं है। ये वाली रिएक्शन भी 773 से 873 केल्विन के ऊपर होती है। इस वाली रिएक्शन में और इस वाली रिएक्शन में एक चीज देखो, रिएक्टेंट सेम है, टेम्परेचर का डिफरेंस है, प्रोडक्ट बदल रहा है। ठीक है, तो ब्लास्ट फर्नेस में जो यहाँ पे बच्चे सबसे ज्यादा पजल होते हैं मेरे भाई, वो रिएक्शंस याद रखनी है टेम्परेचर के साथ, नथिंग एल्स। ठीक है, उसके बाद ये कह रहा है कि अगर मैं FeO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराता हूं, डायरेक्ट FeO को कार्बन के साथ रिएक्ट कराते हैं, टेम्परेचर शुड बी ग्रेटर देन 1073 केल्विन, तो ये आपका सीधा किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe प्लस कार्बन में कन्वर्ट हो, कार्बन मोनोऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा भाई। ठीक है, और दूसरा ये कह रहा है कि अगर मैं Fe2O3 को भी कार्बन के साथ रिएक्ट करा देता हूं, टेम्परेचर शुड बी अबव 1073 केल्विन, तो भी आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe प्लस CO में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सिर्फ आपको ये रिएक्शंस याद रखनी है जोन ऑफ रिडक्शन में कि क्या हम रिएक्टेंट लेंगे, टेम्परेचर कितना होगा और प्रोडक्ट क्या बनेगा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी रिडक्शन होने की, या कौन कौन से टाइप होंगे मेरे पास के, वो कैसे कैसे रिड्यूस हो सकता है। तो डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर्स पे डिफरेंट डिफरेंट तरीके से Fe2O3, FeO, Fe3O4 सब रिड्यूस हो सकते हैं। वो आपको यहाँ पे इन रिएक्शंस में बच्चे दिख रहा है। ठीक है, लास्ट है हमारे पास जोन ऑफ फ्यूजन। उसमें क्या होता है? दिस इज द लोअर पार्ट ऑफ द फर्नेस, टेम्परेचर हेयर इज बिटवीन 423 से 1673 केल्विन। जोन ऑफ फ्यूजन में 423 से 1673 केल्विन का टेम्परेचर रहेगा हमारे पास यहाँ पे। ठीक है भाई, इन दिस रीजन स्पंजी आयरन मेल्ट्स एंड डिजोल्व सम कार्बन, सल्फर, फॉस्फोर, सिलिकॉन, मैग्नीज एटसेट्रा। slag also melt in this region. Both the molten slag and the molten iron trickle down into hearth where they form two separate layers. The molten slag being lighter forms the upper layer while molten iron being heavier forms the lower layer. देखो सीधी सी बात है, ये कह रहा है कि जोन ऑफ फ्यूजन में आपका स्लैग और आयरन दोनों मोल्टन फॉर्म में आएंगे। स्लैग हल्का होगा तो ऊपर रहेगा और आयरन आपका भारी होगा, मोल्टन आयरन तो नीचे रहेगा। और जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ब्लास्ट फर्नेस में, जो मोल्टन आयरन का होल था वो नीचे है, स्लैग का जो होल था वो थोड़ा सा ऊपर है। स्लैग यहाँ से बाहर आ जाएगा और आपका मोल्टन आयरन बेटा यहाँ से बाहर आ जाएगा, और कुछ भी नहीं है। ठीक है, सिर्फ आपको जोन ऑफ फ्यूजन में इतना ध्यान रखना है। ठीक है भाई, अब लेकिन यहाँ पे एक जो काम की चीज है वो है the iron thus obtained from the furnace contains about 4% carbon and many impurities. ठीक है, अब यहाँ पे जो आयरन मिलेगा ना उसमें आपके पास 4% तो कार्बन होगा और भी बहुत सारे इंप्योरिटीज होंगे, एंड मैनी इंप्योरिटीज इन स्मॉलर अमाउंट। दिस इज कॉल्ड पिग आयरन। इस आयरन को क्या बोलते हैं बच्चे? पिग आयरन बोलते हैं। ठीक है, ध्यान देने की बात है। पिग आयरन क्या है? जिसमें 4% कार्बन होगा और बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, एंड इज कास्ट इनटू वैरायटी ऑफ शेप्स। Cast iron is different from pig iron and is made by melting pig iron with scrap iron and coke using hot air blast. It is slightly lower carbon content about 3% and is extremely hard and brittle. देखो मैं आपको ये कहानी अब सिंपल बना के समझाता हूँ। अब ये कह रहा है कि हमने ब्लास्ट फर्नेस से आयरन बाहर निकाल लिया। ठीक है, अब आयरन आपका 3 टाइप का होगा, पिग आयरन, कास्ट आयरन एंड रोट आयरन। ठीक है, इनकी कहानी एक एक करके हम पढ़ेंगे। इसने कहा कि जिसमें 4% कार्बन होगा और बहुत सारी इंप्योरिटीज होंगी, वो आपका होगा पिग आयरन। मतलब सबसे जो इंप्योर आयरन होता है वो होता है पिग आयरन। अब पिग आयरन में से आप हल्के से कुछ आयरन स्क्रैप लो। आयरन स्क्रैप होता है मतलब बेटा कि आयरन के छोटे मोटे बचे हुए टुकड़े, जैसे हमने घर में क्या किया, कोई या वेल्डिंग की दुकान पे जाके देखें तो वहां पे छोटे मोटे लोहे के टुकड़े पड़े हुए मिल जाते हैं, उन्हीं को हम लोग आयरन स्क्रैप बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आयरन स्क्रैप लिए, उसको पिग आयरन के साथ रिएक्ट कराया और उसकी इंप्योरिटीज को कम कर दिया। मींस कार्बन आपका लगभग 3% आ जाएगा और इंप्योरिटीज और भी कम हो जाएंगी। उस आयरन को हम बोलेंगे कास्ट आयरन। ठीक है, मतलब पिग आयरन सबसे इंप्योर आयरन, उसमें से इंप्योरिटीज को कम कर दो, कास्ट आयरन। और बहुत सारी इंप्योरिटीज को, मतलब सबसे कम इंप्योरिटी वाला कार्बन कौन सा होगा? रोट आयरन होगा। सॉरी, आयरन कौन सा होगा? रोट आयरन होगा। सबसे बेकार आयरन पिग आयरन, उससे थोड़ा ठीक कास्ट, और सबसे बढ़िया रोट।
एक एक करके अगले लेक्चर में हम इन तीनों आयरन की स्टडी करेंगे, बट नॉर्मली मैं आपको नाम बता दे रहा हूं यहाँ पे बस कि सबसे बेकार आयरन जिसमें सबसे ज्यादा इंप्योरिटी होती है पिग आयरन, उससे थोड़ी सी कम इंप्योरिटी वाला कास्ट आयरन, और सबसे बढ़िया रोट आयरन। ठीक है बेटा, तो मैं आपको आज के लेक्चर में बता दूं हमें ध्यान क्या क्या रखना है, वो सब चीजें डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां से स्टार्ट किया था हमने स्मेल्टिंग से। ब्लास्ट फर्नेस की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसको ध्यान रखोगे, प्रॉपर डायग्राम दिमाग में रखने की कोई जरूरत नहीं है। मोल्टन आयरन का होल, स्लैग का होल, फ्लक्स कैसा यूज करते हैं, गैंग कैसे बाहर आएंगी, कोक को रिड्यूसिंग एजेंट प्लस फ्यूल दोनों में यूज करते हैं, ट्यूयर्स होते हैं हॉट एयर ब्लास्ट के लिए, और आपकी ईंटों की और स्टील की यहाँ पे कवरिंग होती है और कुछ ज्यादा नहीं। ठीक है भाई, उसके बाद जो इसमें रिएक्शंस होती हैं या इसकी डेल्टा जी को और टेम्परेचर को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। टेम्परेचर वाला मैंने आपको मिलने जहाँ पे लाइनें मिलती हैं वहाँ उस टेम्परेचर पे उससे ज़्यादा पे हम लोग उसको इजीली रिड्यूस करा सकते हैं। डेल्टा जी नोट नेगेटिव होनी चाहिए। नेगेटिव डेल्टा जी मैं आपको बताता हूँ, वैल्यू याद रखने का जरूरत नहीं है। अगर आपका रिएक्शन पॉसिबल है, फिजिबल है, आपको पता है कि ये प्रोसेस हम इंडस्ट्री में कराते हैं भाई, तो आप सीधा सा उनके डेल्टा जी का ये इक्वेशन लिख के खुद बता देना कि ये नेगेटिव ही होगा, क्योंकि तभी रिएक्शन पॉसिबल हो रहा होगा। वैल्यू याद रखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस के डिफरेंट डिफरेंट जोन थे, दैट वाज जोन ऑफ कंबशन, जोन ऑफ हीट एब्जॉर्प्शन, जोन ऑफ स्लैग फॉर्मेशन, जोन ऑफ रिडक्शन एंड जोन ऑफ फ्यूजन। इन सब में कौन कौन सी रिएक्शन प्रोसीड होती है बेटा, ये ध्यान रखनी है। मैं आपको फिर बता दूं, टेम्परेचर के साथ आपको रिएक्शन याद होनी चाहिए, इसकी थोड़ी सी जो आपकी ब्लास्ट फर्नेस है उसकी स्ट्रक्चर याद होनी चाहिए, उससे ज़्यादा कुछ नहीं। आप इनको अच्छे से, आज थोड़ा सा रटने का सा है, टेम्परेचर के साथ रिएक्शंस को याद करना है, थोड़ा सा रटने का सा टॉपिक है। आप इन रिएक्शंस को जो नोट्स मैं कल प्रोवाइड करा चुका हूं वही नोट्स है रोट आयरन तक, आप इनको अच्छे से अपने दिमाग में आज सेट कर लें। इन रिएक्शंस को याद करनी पड़ेंगी बेटा। कल हम चर्चा करेंगे रोट आयरन, कास्ट आयरन और पिग आयरन के ऊपर। ठीक है, थैंक यू।